हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के 25 ऐसे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो अक्सर एग्जाम में रिपीट करता है। तो आ जाइए शुरुआत हम लोग कर लेते हैं आज के क्लास का। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला जो क्वेश्चन है वो आपका कथन और निष्कर्ष से है और ऐसे क्वेश्चन में आपको कथन के हिसाब से वेन डायग्राम ड्रॉ करना होता है और उसके बेसिस पर निष्कर्ष बताना होता है। निष्कर्ष वह होता है, कंक्लूजन वह होता है जो निश्चित सत्य होता है। तो आ जाइए सबसे पहले हम लोग इसके बेसिस पर यानी कथन के बेसिस पर वेन डायग्राम बना ले। तो पहला कथन है कुछ जानवर कोयल है। जानवर का कुछ हिस्सा कोयल है, तो देख लीजिए यह हमारा जानवर का वेन डायग्राम हो गया। ठीक है, यह जानवर का और जानवर का कुछ हिस्सा जो है वो आपका कोयल है। इस तरीके से हम इसका वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। बहुत ही आराम से चीज़ों को आप समझिए। चलिए, कुछ जानवर कोयल है। आगे देख लीजिए दूसरा लाइन क्या है, कुछ जानवर गाते हैं। जानवर का कुछ हिस्सा गाता है, तो इस तरफ से हम बना लेंगे कुछ जानवर गाते हैं। जानवर का जो कुछ हिस्सा है वह क्या है, गाता है। यानी जानवर को गाते के साथ कॉमन करेंगे, जानवर को कोयल के साथ कॉमन करेंगे। तो यह हमारा वेन डायग्राम बन के हो गया तैयार। हमेशा कथन के हिसाब से, कथन के आधार पे आप वेन डायग्राम ड्रॉ कर लीजिएगा और अब इसके बेसिस पर आप निकाल लीजिएगा निष्कर्ष, क्योंकि सीधे इससे निष्कर्ष निकालना हमारे लिए मुश्किल है। सीधे यहाँ से कंक्लूजन निकालना मुश्किल है, लेकिन जब इससे आप वेन डायग्राम ड्रॉ कर लीजिएगा तो अब इससे आपका निष्कर्ष बहुत ही आराम से निकल जाएगा। अब पहला निष्कर्ष देखिए क्या है, कुछ कोयल गाती है। तो कोयल यहाँ पे है, गाती यहाँ पे है, तो कोयल और गाती के साथ कोई संबंध नहीं है। यानी कि पहला जो कंक्लूजन है इस कथन के आधार पे, इस वेन डायग्राम के आधार पे वह क्या है, गलत है। कुछ कोयल गाती है, कोयल इधर है, गाती इधर है, दोनों के साथ कोई कॉमन पार्ट नहीं है। दूसरा, कोई भी जानवर कोयल नहीं है। कोई भी जानवर कोयल नहीं है। देख लीजिए जानवर का कुछ हिस्सा तो कोयल है, जानवर का कुछ हिस्सा तो आपका कोयल है। यहाँ पे क्या बोला है, कोई भी जानवर कोयल नहीं है। मतलब इस कथन के हिसाब से, वेन डायग्राम के हिसाब से यह निष्कर्ष भी आपका क्या होगा, गलत होगा। तीसरा चलते हैं, देखते हैं क्या है, कुछ जानवर गाते हैं। कुछ जानवर गाते हैं, तो जानवर का कुछ हिस्सा गाता है, कुछ जानवर गाता है, यानी कि यह जो आपका निष्कर्ष है वह सही है वेन डायग्राम के हिसाब से। कुछ जानवर गाते हैं, देख लीजिए जानवर का कुछ हिस्सा गाना के साथ है। तो केवल 3 अनुसरण करता है, निष्कर्ष 3। तो हमारा आंसर विकल्प बी हो जाएगा, क्योंकि विकल्प बी में ही बोल रखा है कि केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही आराम से चीज़ों को आप बस समझते हुए आगे बढ़िए। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन ही वेन डायग्राम का है। बोला है निम्नलिखित शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त वेन डायग्राम कौन सा है, लहसुन, अदरक और मिर्च। तो देख लीजिए लहसुन का अलग वेन डायग्राम, अदरक का अलग, मिर्च का अलग। क्योंकि तीन अलग अलग प्रकार की वस्तु है तो तीनों का वेन डायग्राम हम अलग अलग बनाएंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प डी हमारा आंसर हो जाएगा। तीनों स्वतंत्र वस्तु है, अलग अलग प्रकार की वस्तु है, कोई किसी के अंदर नहीं आता है, कोई किसी के साथ कॉमन नहीं है, तो तीनों को हम अलग अलग बना देंगे। अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यह आपका स्टेटमेंट और एजप्शन से है। अब से पहले क्वेश्चन देखे थे कथन और निष्कर्ष का, और यह क्वेश्चन कथन और धारणा का है। इसको पूर्व धारणा भी बोला जाता है, एजप्शन बोलते हैं अंग्रेजी में। कथन और एजप्शन का है। एजप्शन वह होता है जिसके होने की संभावना होती है, जिसके होने की पॉसिबिलिटी होती है, और निष्कर्ष वह होता है जो निश्चित सत्य होता है ना। इसमें कथन और धारणा में और कथन और निष्कर्ष में यही अंतर होता है। निष्कर्ष वह होता है जिसके होने की पॉसिबिलिटी 100% हो ना, जो निश्चित सत्य होता है वो आपका निष्कर्ष होता है। जबकि एजप्शन, जबकि धारणा, पूर्व धारणा वह होता है जिसके होने की पॉसिबिलिटी होती है कथन के बेसिस पर। तो कथन के बेसिस पर देखिए क्या है, समाचार पत्र के एक कॉलम के शीर्षक में लिखा है कि हम सभी अपने विचारों के शिकार है। वास्तव में है भी, हम सभी अपने विचारों के शिकार है। यह समाचार पत्र के एक कॉलम के शीर्षक में लिखा हुआ है कि हम सभी जो है वह अपने विचारों के शिकार हैं। अब इसके आधार पर एजप्शन क्या बनता है कि हमारे कार्य हमारे विचारों पर आधारित है। बिल्कुल सही बात है, इससे तो यही पॉसिबिलिटी बनती है। हमारे जो यहाँ पे कॉलम लिखा गया है समाचार पत्र में, जो शीर्षक लिखा गया है कि
हमारे सभी अपने विचारों के शिकार, हम सभी अपने विचारों के शिकार है, तो उसको यह जो है आपका यह जो एजप्शन है वह फॉलो करता है, हमारे कार्य हमारे विचारों पे आधारित है। दूसरा, समाचार पत्र सूचना का सबसे बड़ा श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ स्रोत है, तो ऐसा कहीं तो स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो यह आपका गलत हो गया। यानी कि केवल पूर्व धारणा एक जो है ना वह अंतर्निहित है, आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प सी। जो बिल्कुल इसके कॉरस्पॉन्डिंग बोला जाए, इससे जो एजप्शन बन सकता है वह है हमारा धारणा एक। आगे चलिए अगला देखिए, इस आकृति में आपको काउंट करना है कि कुल कितने त्रिकोण हैं, कुल कितने त्रिभुज हैं। देखिए हमेशा जब भी आप त्रिभुज काउंट करिए तो बेसिक फिगर खोजिए कि बेसिक फिगर क्या है। यहाँ पे ऐसा वाला बेसिक फिगर है, अगर इस तरीके का बेसिक फिगर आपके सामने बने और अगर हम आपसे पूछे कि इस आकृति में आप बताइए कि कुल कितने त्रिभुज है, तो आप बोलोगे कि सर एक यह वाला, एक यह वाला और एक पूरा बड़ा वाला, यानी कुल मिला के इस आकृति में कितना त्रिभुज है, 3 त्रिभुज है। तो ऐसा ही आकृति यहाँ पे बना हुआ है। अब ऐसी आकृति कुल कितना है देख लीजिए, यहाँ से देख लीजिए, इधर एक हो गए, इधर एक पार्ट में देखिए कुल मिला के कितना हो जाएगा, 3 त्रिभुज ना। केवल इस पार्ट को देखिए 3 त्रिभुज होगा, ऐसा ही आकृति है 3 त्रिभुज। अब यहाँ तक में देख लीजिए, फिर उसी तरीके का आकृति, फिर 3 त्रिभुज, फिर यहाँ तक में देख लीजिए उसी तरीके का आकृति, फिर 3 त्रिभुज, फिर देख लीजिए उसी तरीके का आकृति, फिर 3 त्रिभुज। तो कुल मिला के 3, 6, 9, 12 हमारा आंसर क्या हो जाएगा, है ना, विकल्प डी आपका छुपा हुआ है इसमें, विकल्प डी, यानी कि 12 हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, 3, 6, 9, 12 और 2 आकृति मिलके कोई नया आकृति भी आपका नहीं बना रहा है, नया ट्रायंगल भी नहीं बना रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 12। इस पूरे आकृति में कुल मिला के 12 त्रिकोण हैं। आइए यहाँ पे चलते हैं। निम्नलिखित आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात करिए। यह जो पार्ट है आपका, इसको अभी आप छोड़ दीजिएगा, इसको काउंट अभी मत करिएगा, इसको हम लोग बाद में काउंट करेंगे। बाकी जो बेसिक फिगर है उसमें आप काउंट करिए कि कुल कितने स्क्वायर है। तो स्क्वायर काउंट करने का एक छोटा सा ट्रिक है। ट्रिक यह है कि जितने भी कॉलम है उसमें आप नंबरिंग करिए। तो 1, 2, 3, 4 जितने भी कॉलम है उसमें आप नंबरिंग करिए। इसके अलावा जितना भी रो है उसमें आप नंबरिंग करिए। तो 1 नंबर, 2 नंबर हो गया। अब तरीका यह है कि कॉलम के सबसे बड़े वैल्यू में रो के सबसे बड़े वैल्यू से गुना करिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम करेंगे 4 गुना 2, आगे उसके बाद प्लस करिए और दोनों को 1 कम करिए। तो 4 को 1 कम करेंगे 3 और 2 को 1 कम करेंगे कितना होगा 1। पहला बार अगर 1 आ जाए तो रुक जाइएगा, क्योंकि 1 के आगे बढ़िएगा तो 3 को 1 कम करेंगे तो 2, 1 को 1 कम करेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0 आने लग जाएगा। यानी आपको जब पहला बार 1 मिल जाए तो वहाँ पे रुक जाना है। तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8, 3 एकम 3, 8 प्लस 3 कितना हो गया 11। तो बेसिक फिगर में कुल मिला के 11। अगर इस वाले पार्ट को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो बेसिक फिगर है उसमें कुल मिला के कितना वर्ग है 11 वर्ग है। और बाकी इसमें काउंट कर लीजिए, एक इसमें 12, एक इसमें 13 और एक यह पूरा वाला 14। यानी कि कुल मिला के कितना यहाँ पे स्क्वायर्स हो जाएगा, कुल मिला के 14 हो जाएगा। देख लीजिए ना। अब इस आकृति को इसके साथ जोड़िए। तो इसके बनने से 1, 2 और एक पूरा बड़ा वाला, यह वाला पार्ट आपका आया था, यह वर्ग नहीं है, ध्यान रहे। तो 1, 2 और एक पूरा बड़ा वाला, यानी कि 3 एक्स्ट्रा बना। तो 11 और 3 14, इस पूरे आकृति में कुल मिला के 14 आपका स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन वास्तव में वाटर इमेज और मिरर इमेज दोनों से है। देखिए मिरर में क्या होता है, दर्पण में क्या होता है कि जो भी आपका राइट है ना उसको यह बना देता है लेफ्ट। दर्पण क्या करता है कि राइट को बना देता है लेफ्ट और लेफ्ट को बना देता है राइट। यही आपके चेंजेज आते हैं दर्पण में। किसी भी आकृति को अगर दर्पण में आप देखिएगा तो दर्पण राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करता है और लेफ्ट को राइट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, राइट को बदलता है लेफ्ट में और लेफ्ट को बदलता है राइट में। जैसे देख लीजिए, अगर हम लिखे R, इसको दर्पण में देखेंगे तो कैसा दिखेगा। तो देखो इसका जो कर्व वाला भाग है वह ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा और यह वाला भाग नीचे है तो नीचे ही रहेगा। बस क्या करेगा, राइट को क्या कर देगा या लेफ्ट में कर देगा, इस तरीके से बना देगा। अगर आपसे हम कहें कि पी की आकृति कैसा बनेगा, तो जो राइट में है उसको बस लेफ्ट में करेगा, जो ऊपर है देख लीजिए यह कर्व आकार ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा, बस राइट से कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट में चला जाएगा। उसी तरीके से अगर हम आपसे कहें कि m का बताइए कि दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, तो m वैसे ही रह जाएगा क्योंकि राइट को यह लेफ्ट में बदलता है। c का अगर पूछे तो राइट को लेफ्ट में बदलेगा, तो इस तरीके से c का इमेज बनेगा। सिर्फ क्या करता है मिरर कि राइट को लेफ्ट में बदलता है, लेकिन वाटर क्या करता है नीचे से ऊपर,
है ना, अपने स्थान पर नीचे से ऊपर। तो देख लीजिए m है तो अपने स्थान पर नीचे से ऊपर करिएगा तो ऐसा इमेज बनेगा। अगर हम आपसे कहें p का वाटर इमेज क्या होगा तो p देखिए क्या करेगा, ये जो भाग है आपका राइट साइड, यह राइट साइड रहेगा, बस ऊपर से कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो कुल मिला के मिरर क्या करता है कि राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करता है, जबकि वाटर क्या करता है, टॉप को बॉटम में कन्वर्ट करता है। अब इसमें विषम हमें चुनना है, तो देख लीजिए n का इस तरीके से किया, यहाँ मिरर इमेज बन रहा है। यहाँ पे देख लीजिए वाटर इमेज, यहाँ भी मिरर इमेज, यहाँ भी मिरर इमेज। यानी इस आकृति को अगर देखा जाए तो इसमें जो लेटर है उसका बनाया है वाटर इमेज। देखो ना, टी को अपने जगह पे उलट दिया है, यानी वाटर इमेज इसका बनाया है, बाकी तीनों आकृति में मिरर इमेज बना दिया। देख लीजिए मिरर 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 इमेज बना दिया। तो हमें चुनना है कि विषम कौन है, तो यही विषम है, आकृति बी विषम है, तो हमारा आंसर विकल्प बी हो जाएगा। सबसे जो डिफरेंट है, जो ऑड है, वही हमें चुनना था। चलिए इस क्वेश्चन में आ जाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके का क्वेश्चन अब से जस्ट पहले हम लोग देखे भी हैं। हम लोग क्या करेंगे ना कि सबसे पहले जो बेसिक फिगर है उसमें काउंट करेंगे कि कुल कितना स्क्वायर है, और यह जो एक्स्ट्रा 2 लटका हुआ है उसमें कुल कितने स्क्वायर है वह बाद में देखेंगे। तो इसमें काउंट करने का तरीका क्या है कि जितने भी कॉलम है उसमें नंबरिंग करिए, तो 1 2 3 4। अब इसके अलावा जितने भी रो है उसमें नंबरिंग करिए, तो 1 और 2। नंबरिंग करने के बाद कॉलम का जो सबसे बड़ा वैल्यू है उसका गुना रो के सबसे बड़े वैल्यू से, तो 4 गुना 2, 4 गुना 2 प्लस, अब इसको 1 कम करिए, तो 4 को 1 कम करेंगे 3, 2 को 1 कम करेंगे 1, 4 दूना 8, 3 1 कम 3, 8 और 3 कितना हो गया, 11। तो 11 बेसिक फिगर आपका यहाँ पे हो गया, 11 स्क्वायर्स यहाँ पे हो गया। इसके अलावा इसमें देख लीजिए कुल कितना स्क्वायर है इस वाले आकृति में, 1 2 और 1 यह पूरा 3, इसमें भी 3, तो 3 और 3 कितना 6 एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो 11 और 6 कितना 17। इस वाले में 11, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, 6 एक्स्ट्रा, 11 और 6 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, हमें इस आकृति में बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आकृति प्रश्न आकृति के साथ निकटतम समानता को दर्शाता है। बिल्कुल इसके समीप, बिल्कुल इसी के जैसा पिक्चर कौन सा है। तो देख लीजिए, हमें देख के लग रहा है कि बिल्कुल इसी के जैसा पिक्चर विकल्प आकृति ए है, और आकृति ए को कौन सा विकल्प रिप्रेजेंट कर रहा है, विकल्प डी। इसका भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए आकृति ए जो है वह इसके करीब है, तो आकृति ए के लिए कौन सा विकल्प है, आकृति ए के लिए विकल्प डी है, तो हमारा आंसर विकल्प डी होगा। आप ऑप्शन ए मत चुन लीजिएगा, आकृति ए आपका आंसर है, तो आकृति ए के लिए ऑप्शन डी बना हुआ है। ठीक है, अगला देखिए, इसमें हमें ऑड चुनना है। इसमें हमें क्या चुनना है, ऑड चुनना है, विषम चुनना है कि इन चारों में विषम कौन है। देखिए विषम चुनने का यहाँ पे देख लीजिए क्या है, समय समानता। देख लीजिए लास्ट के दोनों अंकों का योग 7 यहाँ पे है, लास्ट के दोनों अंकों का योग 9 यहाँ पे है, लास्ट के दोनों अंकों का योग 8 यहाँ पे है, लास्ट के दोनों अंकों का योग 7 यहाँ पे नहीं है, तो सबसे विषम आपका यही है। किसी न किसी आधार पे यह चारों जो है, चारों में से 3 एक ग्रुप बनाता है, एक समूह बनाता है, चौथा इस समूह का नहीं है, उसी को आपको पहचानना था कि वह चौथा संख्या कौन सा है। अगला देख लीजिए क्या है, यहाँ पे कुछ संख्या समूह दिया गया है, बोला है कि उपरोक्त क्रम में ऐसे कितने 5 हैं, यानी हमें किसे ढूंढना है, 5 को ढूंढना है जो अपने बाईं ओर के संख्या से भाज्य है, बाईं ओर के संख्या से भाज्य नहीं है। ऐसे कितने 5 है जो अपने बाईं ओर के संख्या से भाज्य नहीं है, यानी कि बाईं ओर की संख्या से नहीं कटती है, लेकिन अपने दाईं ओर के संख्या से पूर्णतः विभाज्य है। मतलब हमें ऐसे 5 को खोजना है जो अपने बाईं ओर के संख्या से नहीं कटे, लेकिन अपने दाईं ओर के संख्या से कटे। तो हम देखते हैं क्या यह 5 ऐसा होगा जो अपने बाईं ओर के संख्या से कटती हो, है ना, सॉरी बाईं ओर के संख्या से, जो अपने बाईं ओर के संख्या से भाज्य नहीं हो, लेकिन अपने दाईं ओर के संख्या से पूर्णतः भाज्य हो। हाँ, तो यह 5 जो है अपने बाईं ओर के संख्या से नहीं कटता है, लेकिन दाईं ओर के संख्या से कटता है, चूंकि 5 तो 5 से कट जाएगा, तो एक तो यह हो गया। अब अगर हम इस 5 को देखें तो यह 5 अपने बाईं ओर के संख्या से, मतलब इससे तो कट गया है, तो इस 5 को हम काउंट नहीं करेंगे, केवल यही 5 काउंट होगा। ठीक है, केवल हम इस 5 को काउंट करेंगे क्योंकि यह जो 5 है अपने बाईं ओर के संख्या से नहीं कटा और दाईं ओर के संख्या से कट गया। आगे चलिए, यह 5 जो है अपने बाईं ओर के संख्या से भी नहीं कटा, दाईं ओर के संख्या से भी नहीं कटा, तो इसको भी काउंट नहीं करेंगे, इसको भी काउंट नहीं करना है। आगे चलिए, इस 5 को देखिए, यह 5 अपने बाईं ओर के संख्या से कट रहा है,
तो इसको काउंट नहीं करना है। यह 5 भी अपने बाईं ओर की संख्या से कट रहा है, चूंकि 5 5 से कट जाएगा, इसको भी काउंट नहीं करना है। मतलब कि यहाँ पे जो संख्या समूह है उसमें एकमात्र 5 ऐसा है जो अपने बाईं ओर की संख्या से नहीं कटता है, जबकि अपने दाईं ओर की संख्या से कटता है। दो कंडीशन था कि बाएं वाला से नहीं कटे और दाएं वाला से कटे, तो बाएं वाला से न कटे दाएं वाला से कटे, तो ऐसा केवल एक ही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी कि विकल्प बी हो जाएगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन फिर से कथन और निष्कर्ष का है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके आधार पे बना लेंगे वेन डायग्राम, और एक बार वेन डायग्राम बन जाएगा तो उसके बेसिस पर हम लोग अपना निष्कर्ष बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं। पहला क्या है कथन? सभी तबले वाद्य यंत्र है। जो भी तबला है ना, जो भी तबला है सभी तबले वाद्य यंत्र है। जो भी तबला है सभी तबले वाद्य यंत्र है। ओके, सभी तबले क्या है? वाद्य यंत्र है। अब इसके आगे देख लीजिए क्या बोला है, सभी तबले पियानो है। अब जो भी तबला है सभी तबले वाद्य यंत्र है और सभी वाद्य यंत्र पियानो है, और जो भी वाद्य यंत्र है ना सब क्या है? पियानो है। तो सभी वाला का वेन डायग्राम हम लोग ऐसे ही बनाते हैं। इसको देख के भी आप कह सकते हैं कि सभी तबले वाद्य यंत्र, सभी वाद्य यंत्र पियानो। अब इसके बेसिस पर निष्कर्ष निकालिए। कथन के हिसाब से हम वेन डायग्राम ड्रॉ कर लिए, चूंकि वेन डायग्राम ड्रॉ नहीं करिएगा तो एग्जैक्ट आपका आंसर नहीं आ पाएगा। अब निष्कर्ष कौन होगा? जो निश्चित सत्य होगा। तो पहला निष्कर्ष, सभी पियानो वाद्य यंत्र है। सभी पियानो वाद्य यंत्र कब होता? जब पियानो के ऊपर से वाद्य यंत्र होता, तो ऐसा तो नहीं है। तो पहला निष्कर्ष जो है आपका वह क्या होगा? गलत होगा। क्या बोला है? सभी पियानो वाद्य यंत्र। तो सभी पियानो वाद्य यंत्र कब होता? जब अंदर में पियानो और ऊपर से वाद्य यंत्र होता। यहाँ तो अंदर में वाद्य यंत्र और ऊपर से पियानो है, तो यह तो गलत हो जाएगा। दूसरा, सभी तबले पियानो है। सभी तबले पियानो कब होता है? जब अंदर में तबला ऊपर से पियानो। तो है अंदर में देख लीजिए तबला और ऊपर से पियानो है, तो यह जो निष्कर्ष है 2 वह बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प बी हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। आगे चलिए, अगले क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पे हमें चुनना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। हो क्या रही संख्या में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या किया, 4 से बनाया 7, 4 गुना 2 माइनस 1, यानी 2 गुना माइनस 1 किया। यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे किया 7 गुना 2 प्लस 1, यानी स्टेप आप समझिएगा। 2 गुना माइनस 1, 2 गुना प्लस 1, 2 गुना माइनस 1, 2 गुना प्लस 1, 2 गुना माइनस 1, 2 गुना प्लस 1, फिर से 2 गुना माइनस 1, तो 235 का 2 गुना 470 माइनस 1, 469 हमारा आंसर हो जाएगा। पैटर्न पकड़ में आया। क्या किया गया है ना, क्लॉक वाइज में 2 गुना माइनस 1, 2 गुना प्लस 1, 2 गुना माइनस 1, 2 गुना प्लस 1, 2 गुना माइनस 1, 2 गुना प्लस 1, फिर से अगली बार हम लोग क्या करेंगे, 2 गुना माइनस 1 करेंगे। 235 का 2 गुना 470, 470 में से 1 माइनस करेंगे तो 469 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, लुप्त संख्या चुनना है। हमें बताना है यहाँ पे कि क्वेश्चन मार्क्स के स्थान पर क्या होगा। तो इस दोनों का संबंध 80 के साथ क्या है, तो देखिए 80 के साथ संबंध है कि 12 का स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, और 8 का स्क्वायर कितना 64। इस दोनों के स्क्वायर का अंतर जो है ना वह नीचे में लिखा गया है। सेम चीज़ यहाँ पे देखिए, 16 का स्क्वायर 256, 7 का स्क्वायर 49, दोनों का अंतर कितना का है 207, नीचे में लिखा गया है। वही चीज़ यहाँ पे भी हम लोग करेंगे। 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625, 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 441, अंतर लिख दीजिए यहाँ पे, 5 में से 1 माइनस करेंगे 4, अंतिम में 4 वाला एकमात्र ऑप्शन है, यानी विकल्प ए हमारा आंसर हो जाएगा। दोनों के वर्गों का अंतर यहाँ पे है, दोनों के वर्गों का अंतर यहाँ पे है, तो उसी तरह से यहाँ पे हम लोग इस दोनों के वर्गों का अंतर लिखेंगे। हो गया। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, दीवार पर टंगी एक घड़ी की सुइयाँ 4:25 PM का समय दर्शाती है। यह समय दर्शा रही है 4:25। एक समतल दर्पण में इसका प्रतिबिंब समय क्या होगा। देखिए, जब भी प्रतिबिंब समय निकालना होगा ना, तो जो भी समय दिया जाए उसको आप 12 में से माइनस करिए। जो भी समय दिया जाए उसको कहाँ से माइनस करना है, 12 में से माइनस करना है। अच्छा, और अच्छी तरह से इसको समझिएगा। 12 में से अगर माइनस करने में कठिनाई हो तो फिर आप 11:60 में से माइनस करिए, और अगर 11:60 में से भी दिक्कत हो तो आप माइनस करिए 11:59 और 60 में से। अब आप बोलोगे कि सर कब दिक्कत होगा, तो समझते हैं इस बात को। देखो, अगर तीनों घड़ी को आप गौर से देखोगे ना, तीनों टाइम जो हमने अभी यहाँ पे लिखा है गौर से देखोगे तो पता चलेगा कि सब में 12 बज रहा है। 11:60 नहीं बजता है,
कोई भी समय आपको कभी ऐसे नहीं बताया होगा कि 11:60 हो रहा है। 11:60 का मतलब 12 ही होता है ना। 11:59 होता है, 11:60 का मतलब कि 12 होता है। तो यहाँ भी 12 बज रहा है, यहाँ भी 12 बज रहा है। यहाँ पे समय को केवल आवर के रूप में हम प्रेजेंट किए हैं, लेकिन यहाँ पे समय को हम आवर और मिनट, घंटा और मिनट के रूप में प्रेजेंट किए हैं। उसी तरह से 11:59 नहीं होता है, 60 होगा तो यह भी 60 होगा, और 60 होगा तो 12 बज जाएगा। मतलब कि यह भी इस घड़ी में भी कितना बज रहा है, 12 बज रहा है। तो तीनों ही घड़ी में 12 बज रहा है। अब अगर आपका जो समय है वह आवर के रूप में केवल देगा तो हम इस समय में से माइनस कर लेंगे। जो भी समय देगा उसका दर्पण समय पूछेगा तो हम 12 में से माइनस करेंगे, इस 12 में से। अगर समय आवर मिनट यानी घंटा मिनट के रूप में देगा तो इसमें से माइनस करेंगे, और समय अगर घंटा मिनट सेकेंड के रूप में देगा तो हम इसमें से माइनस करेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला है, 4:25 हो रहा है, तो घंटा और मिनट के रूप में है ना, तो हम यहाँ से माइनस करेंगे। 4:25 माइनस कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। जो भी समय दिया जाए उसको अगर आप माइनस करते हैं 12 में से तो उसका दर्पण समय, प्रतिबिंब समय निकल जाएगा। 60 में से 25 माइनस करिएगा, 35 हो जाएगा, और 11 में से 4 माइनस करिएगा, 7 हो जाएगा, यानी 7:35। प्रतिबिंब समय क्या हो जाएगा, 7:35। तीनों ही प्रकार हमने आपको बता दिया। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। उस चित्र को चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है, यानी कि ऑड हमें चुनना है, भिन्न चुनना है कि इन चारों में वैसा चित्र कौन सा है जो बाकी 3 से भिन्न है। तो गौर से अगर देखिएगा तो पता चलेगा कि जो आकृति 4 है ना, इसमें देखिए रेक्टेंगल है, आयत है, लेकिन बाकी किसी में आपका आयत नहीं है। तो आकृति 4 जो है वह सबसे डिफरेंट है, भिन्न है, यानी ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। चूंकि आकृति 4 में आपका क्या था, आकृति 4 में आपका एक आयत था। यहाँ पे देख लीजिए क्या है, कार का कोड 22 है, लेटर पोजिशन को जोड़ा है 3 नंबर, 1 4 18 22, 2 19, 2 हो गया 21 हो गया 19 हो गया 42, यानी जो भी लेटर वैल्यू है उसको ऐड किया है। उसी तरह से टी कितना पे होता है, 20 पे होता है, आर 18 पे होता है, ए 1 पे होता है, एम 13 पे होता है। जोड़िए 3 1 4 8 12, 2 हासिल 1 2 3 2 5, यानी कि 52 हमारा आंसर हो जाएगा, 52। इसके लेटर वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। टी 20 पे होता है, आर 18 पे होता है, ए 1 पे होता है, एम 13 पे होता है, सभी को जोड़ेंगे, 52 हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलिए, यहाँ पे जो डिकोडिंग का यह क्वेश्चन है, लिखा गया है ड्यू टू यू। देखिए समझ लेते हैं इसको, ड्यू टू यू। अब ड्यू टू यू का कोड क्या है, यहाँ पे ड्यू टू यू का कोड है BADACA। ओके चलिए, ही इज ड्यू। अब देखिए आगे क्या है, ही इज ड्यू। अच्छा, ही इज ड्यू का देखो तो कोड क्या है, ही इज ड्यू का कोड है XEBALE, XEBALE, यही कोड है। आगे देखिए, इज ड्यू टू, इज ड्यू टू, इज ड्यू टू का कोड क्या है, BAXECA, BAXE, इसके अलावा क्या है, CA, BAXECA, यही है, देख सकते हैं इज ड्यू टू का BAXECA। अब हम लोग कैसे इसमें पकड़ते हैं, तो सबसे पहली चीज हम आपको बता दें कि हमें किसका कोड खोजना है, यू का। किसका, यू का। अब देखो, जिसका कोड हम लोग खोजने चले हैं, हमें यू का कोड बताना है, तो जिसका कोड खोजने चले हैं वह कॉमन है कहीं, नहीं सर वह तो कॉमन नहीं है, यू केवल एक जगह आया है। तो अगर वह कॉमन ना हो तो आप ऐसा करना, जो भी कॉमन है उसको आप हटा दीजिए, जो भी कॉमन लगे उसको हटा दीजिए। ड्यू टू, देखिए तो ड्यू टू कॉमन है, हटा दिए, ड्यू हटा दिए। कुछ गलत कर दिया क्या, ड्यू टू यू, ही इज ड्यू और इज ड्यू टू, चलिए हटा दिए, जो भी कॉमन है, ड्यू टू सब हटा दिए। इज यहाँ भी है, इज यहाँ भी हटा दिए, बस। अब देख लीजिए, अब इसमें क्या बचा, अब इधर भी हटा लीजिए, जो भी कॉमन आपको दिखे इसमें उसको हटा लीजिए। देखिए XE 2 जगह दिखा, BA 2 जगह दिखा, CA यहाँ भी है, यहाँ भी है। इसके अलावा देख लीजिए BA यहाँ है, यहाँ भी है, हटा लीजिए, यानी जो कॉमन दिखे उसको हटा लीजिए। अब इसमें क्या बचा, U, और इसमें क्या बचा, D, तो U का कोड क्या हो जाएगा, DA। आंसर विकल्प D हो गया। बस ऐसे आपको कर लेना है, सिंपल सा, हमें कुछ नहीं करना था, क्वेश्चन से ही हमें पकड़ लेना था। देख लीजिए, जो कॉमन है उसको हटा लीजिए, तो देखिए ड्यू टू, यहाँ पे देख लीजिए ड्यू टू और इज भी, तीनों का तीनों कॉमन है। देख लीजिए इज ड्यू टू, इज ड्यू, ठीक है। आगे चलिए, ड्यू टू सब कॉमन है, हटा लेते हैं। अब जो कोड कॉमन है उसको हटा लीजिए, CA यहाँ भी है,
बी ए यहाँ भी है, क्या बचा डी ए, यू का कोड क्या हो जाएगा आपका डी ए। इस तरीके से अपना आंसर हम लोग आराम से निकाल लेंगे। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन का है। फैमिली ट्री हम लोग एक छोटा सा बनाते हैं ना, ब्लड रिलेशन का बेसिक थ्योरी भी हम बता चुके हैं, उसको आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा, तब जा करके जो है ना ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से बना सकते हैं, क्योंकि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको हमेशा फैमिली ट्री बनाना होगा। जैसे एल और एम एन का संतान है, एल और एम जो है ना यह दोनों का दोनों किसका संतान है, एन का संतान है। क्लियर, यानी एन के नीचे यह दोनों रहेगा। अब संतान से यह क्लियर नहीं होता है कि बेटा है कि बेटी, लेकिन बेटा या बेटी ही होगा। एन एल का पिता है। अब एन के बारे में क्लियर कर दिया कि एन जो है वह किसका पिता है, एल का पिता है। तो एन अगर एल का पिता है तो एम का भी पिता होगा, चूंकि यह दोनों तो इसी का संतान था। एल एन की पुत्री है। अब एल के विषय में स्पष्ट हो गया कि एल जो है वह पुत्री है, तो इसको रख दिए सर्किल में। आगे एम एन का पुत्र नहीं है, एम पुत्र नहीं है, इसका मतलब एम भी क्या होगा, पुत्री होगा, क्योंकि संतान है इसका, तो पुत्र नहीं है तो पुत्री ही होगा। एल और एम का आपस में क्या संबंध है, एल और एम का आपस में संबंध, एल एम की बहन है, आंसर हमारा विकल्प भी हो जाएगा। एल एम की क्या है, बहन है, देख के पता चल रहा है, दोनों साथ में आया है, दोनों सर्कल में है, तो बहन हो जाएगा। आगे चलिए, इस अगले क्वेश्चन को देखिए, इसमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा, किस तरीके से सीरीज बढ़ाए। देखिए इस दोनों को जोड़िए, 4 और 7 11, और अब इस दोनों को जोड़िए, 5 और 6 11, इसका योग 11, इसका योग 11, अंतर 0 का हो गया। उसी तरह से 8 और 4 12, 7 और 6 13, अंतर कितना का, 1 का। सेम केस यहाँ पे 11 और 2 13, यहाँ पे क्या ले कि अंत, और यहाँ पे 0 है ना, तो 2 और 0 में अंत, 11 2 13, 2 और 0 2, अब इसका अंतर क्या है 11, यहाँ पे 11 आ जाएगा। मतलब किया क्या है कि इस दोनों को जोड़ा है, इस दोनों को जोड़ा है, अंतर बीच में, तो इस दोनों को जोड़ेंगे, इस दोनों को जोड़ेंगे, अंतर बीच में डाल देंगे, हो गया आंसर हमारा। आगे देख लीजिए, इस क्वेश्चन को हमने सेट से उठाया है, देख लीजिए यह क्वेश्चन आपका वेन डायग्राम से है। बोला है 50 छात्रों की एक कक्षा में 18 छात्रों ने साहित्य, 26 छात्रों ने भाषा और 2 छात्रों ने साहित्य और भाषा दोनों लिए। क्लियर, 2 छात्रों ने साहित्य और भाषा दोनों लिए। देखिए इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, समझिएगा आप। एक तो होगा हमारा साहित्य के लिए, और दूसरा वेन डायग्राम हो गया भाषा के लिए, और कुछ पार्ट को हम कॉमन कर लिए। यह हो गया साहित्य के लिए, इधर वाला वेन डायग्राम, इस वेन डायग्राम में जो भी होगा सब साहित्य वाला, और इस वेन डायग्राम में जो भी आएगा सब भाषा वाला होगा। क्लियर, कुछ पार्ट हम कॉमन कर दिए हैं। हमेशा आप क्या करिएगा ना कि कॉमन डाटा से शुरुआत करिएगा। कहाँ से शुरू करिएगा, ऐसे में कॉमन डाटा से, मतलब जो दोनों में कॉमन होगा उससे। तो बोला है देखिए 2 छात्रों ने साहित्य और भाषा दोनों लिए, यह 2 कहाँ पे आप डालिएगा, यहाँ पे। दोनों लेने वाला को कहाँ रखना है, बीच में। 2 छात्रों ने साहित्य और भाषा दोनों लिए। क्लियर, अब आगे, अब बारी बारी से सबका। 18 छात्रों ने साहित्य, साहित्य में 18, तो साहित्य में पहले से 2 आ चुका है, अब वो कितना डालेंगे हम, 16, चूंकि पूरे साहित्य के वेन डायग्राम में 18 ही है। 18 छात्र साहित्य लिया है ना, तो 2 पहले से था, 16 और डाले हम इसमें। 26 छात्रों ने भाषा, भाषा में 26, तो 2 पहले से है, देख लीजिए ग्रीन वाले में पहले से 2 है, भाषा में कुल 26 है, तो यहाँ पे कितना बचा आपका, 24 हो गया। अब वेन डायग्राम हमारा बन के हो चुका है तैयार। अब हम लोग अपने क्वेश्चन का करेंगे आंसर। देखिए क्या बोला है, 18 छात्र साहित्य, हाँ साहित्य में 18 है, 26 भाषा है, 2 दोनों ठीक है। पहला क्वेश्चन जो है देख लीजिए क्या है, केवल साहित्य में नामांकन कराने वाले छात्रों की संख्या कक्षा के कुल छात्रों का कितना प्रतिशत, केवल साहित्य में। तो केवल साहित्य में देखिए तो कितना छात्र एडमिशन लिया है, 16 छात्र। कुल कितने छात्र में, कुल छात्रों का संख्या यहाँ पे दे रखा है 50, परसेंटेज के लिए हम गुना करेंगे 100% से, यही पूछा था ना। केवल साहित्य में नामांकन कराने वाले, एक सेकेंड रुक जाइए, 16 से नहीं कटेगा, हम 50 से काटेंगे, 50 दूना 100, 16 दूना 32% हमारा आंसर हो जाएगा। केवल साहित्य में कितना प्रतिशत एडमिशन लिया है, 32%। साहित्य में कितना एडमिशन लिया है, 16। कक्षा के कुल छात्रों का यानी 50 का कितना प्रतिशत, गुना करेंगे 100 से। आगे, कितने छात्रों ने केवल एक विषय में नामांकन कराया, साहित्य या भाषा से मतलब नहीं है, केवल एक विषय में। तो देखिए यह 16 केवल साहित्य में, यह 24 केवल भाषा में, तो 24 और 16 यानी 40 लड़के ऐसे हैं जो केवल एक विषय में एडमिशन लिया है, केवल एक विषय में, यह केवल साहित्य में, और इतना केवल भाषा में, तो केवल एक विषय में कितना हो जाएगा, 24 और 16 40। कक्षा में कितने छात्रों ने साहित्य या भाषा में नामांकन नहीं कराया है, नामांकन नहीं कराने वाला कितना है, तो सबको जोड़िए, 24 16 40 2 42, 42 का तो एडमिशन हो चुका है, यहाँ जो भी है उसका एडमिशन हो चुका है, 24 2 26 और 16 42।
तो 50 में से 42 ने एडमिशन लिया तो शेष कितना बचा? 8 छात्रों ने नामांकन नहीं कराया है। 50 में से मात्र 42 छात्रों ने ही नामांकन कराया है। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। डाटा सफिशिएंसी से यह क्वेश्चन है। प्रश्न है 4 मित्र अर्जुन, पवन, नीरज और सुनील में से कौन सबसे भारी है? यह क्वेश्चन है, यह आपका क्या है? क्वेश्चन है। अब इसका उत्तर देने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है यह बताना है। 2 कथन है, इसमें से कौन पर्याप्त है ना? अकेले 1 से आंसर निकल जाएगा या अकेले 2 से आंसर निकल जाएगा, यह बताना है। क्या बताना है? क्वेश्चन क्या है? निम्न में से सबसे भारी कौन है, यानी सबसे भारी चुनना है। पहला कथन, अर्जुन और पवन का भार समान है। अर्जुन और पवन का भार क्या है? समान है। आगे दूसरा, पवन का भार नीरज से अधिक है। पवन का भार नीरज से अधिक है। पवन नीरज से ऊपर रहेगा किंतु सुनील से कम। पवन का भार नीरज से अधिक है किंतु सुनील से कम, यानी पवन नीरज के ऊपर रहेगा लेकिन सुनील के नीचे रहेगा। अब आगे देखिए, बोला है सबसे भारी कौन, तो सबसे भारी कौन है? एस। इस बात का पता कब चला? इस बात का पता चला जब 1 और 2 दोनों ना दोनों कथन है तब। इस दोनों कथन के बिना हम यह जानकारी नहीं पता लगा सकते थे, क्योंकि केवल अगर 2 लेते हैं तो 1 का उसमें डाटा नहीं दिया है। अब 1 को कहाँ रखेंगे? ऊपर के नीचे, यह स्पष्ट नहीं होगा। इसलिए जानकारी 1 और 2 दोनों ही क्या है? पर्याप्त है। तो हमारा आंसर होगा 1 और 2 दोनों ही पर्याप्त है। तो इस तरीके से आज का यह आपका सेट हो चुका है कंप्लीट। कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आपको यह क्लास कैसा लगा। आप अपना बहुमूल्य कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपका जो कमेंट होता है वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, हमें इनकरेज करता है और बेहतर करने के लिए। तो कमेंट जरूर करिएगा। इसके अलावा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए सेट के साथ। थैंक यू। जय हिंद।